गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सौरभ सिन्हा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन पीठ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉमन एरर किस प्रकार से बनाते हैं, एरर्स कैसे ढूंढते हैं। कॉमन एरर एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और इसमें लोग गलतियाँ कर देते हैं। सारे रूल्स याद होते हैं फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कॉमन एरर्स के क्वेश्चन को बनाएं कि गलतियाँ ना हो। कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो सबसे कॉमन इसमें होता है वो है जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं कॉमन एरर्स में, उसमें आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया है या नहीं। मतलब पहला पॉइंट यही है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। अब सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन समझना होगा आपको कि प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा प्रोनाउन तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा प्रोनाउन तो वर्ब प्लूरल होगा। नाउन के केस में भी यही होगा। नाउन आपको देखना होगा। अब नाउन दो तरह का होता है, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर आया है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। एस या ई एस लगाकर जनरली हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। तो अगर ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, और एस या ई एस लगा है तो वो प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब देंगे। वर्ब के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। जो वर्ब होता है अपने फर्स्ट फॉर्म में यानी कि V1, ये हमेशा प्लूरल होता है, और जैसे ही इसमें हम लोग एस या एस जोड़ करके V5 बनाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान देना होगा कि जो वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। दूसरा पॉइंट है कि जो बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं जिसमें एक से अधिक क्लॉज होते हैं। सेंटेंस को लंबा करने का तरीका यही होता है कि उसमें एक से अधिक क्लॉज डाल दिए जाएं। अब जब ऐसा सेंटेंस आता है तो जनरली गलतियां क्या करते हैं हम लोग कि जहाँ से पार्टीशन दिया जाता है वहीं से एरर ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आप क्या करेंगे कि एक क्लॉज वाइज एरर ढूंढेंगे, क्लॉज से तोड़ लेंगे उसको, और जहाँ जहाँ एक क्लॉज में देखेंगे गलतियाँ फिर दूसरे क्लॉज में देखेंगे, और क्लॉज को जोड़ता है कंजक्शन, तो फिर कंजक्शन में भी एरर देखेंगे। कंजक्शन में एरर अगर नहीं है और क्लॉज में भी एरर नहीं है तो ये नो एरर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन एरर्स होते हैं उसको ढूंढा कैसे जाए। कॉमन एरर्स ढूंढने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे एरर जुड़ा होता है। आपको उन्हीं शब्दों को पहचानना है, और वो एरर जो है वो वर्ड बेस्ड भी हो सकता है और ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है। जैसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया या फिर कोई भी टर्म आया, प्रीपोजिशन आया है तो प्रीपोजिशन, मान लीजिए कोई वर्ब आया है तो वो प्रीपोजिशन का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगना चाहिए वो लग रहा है या नहीं। मतलब कि ग्रामर का रूल तो जरूरी है ही। साथ ही साथ बहुत से ऐसे वर्ड बेस्ड भी कॉमन एरर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वर्ड आया, लेस्ट आया। लेस्ट एक कंजक्शन है। अब आपको लेस्ट के साथ जो रूल्स हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लेस्ट को, तो लेस्ट के साथ जितने भी रूल्स हैं वो आपको देखना होगा कि लेस्ट आया है तो उसके साथ जो जो रूल फॉलो होते हैं वो हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया आपका एक शब्द पे बेस्ड, इस शब्द लेस्ट पे बेस्ड। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं, विथ अ व्यू टू, ठीक, एडिक्टेड टू, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिससे रिलेटेड कॉमन एरर आता है। अब उसके जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये ग्रामर का रूल नहीं है, ये शब्दों से जुड़ा रूल है, और ग्रामर का रूल्स तो आपको ग्रामर पता होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, कॉमन एरर में पहचानने के लिए उन शब्दों को पहचानना सीखना होगा। अच्छा, ये शब्द आया है तो इससे रिलेटेड एरर होगा, ये शब्द नहीं है तो इससे रिलेटेड एरर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 कॉमन एरर डिस्कस कर रहा हूँ जिससे बहुत सारे रूल्स जुड़े होंगे। आप इस तरह से अगर जैसे ही आप लोग 400-500 कॉमन एरर बना लेंगे अलग अलग रूल्स वाले, अलग अलग वर्ड्स वाले, तो आपको वर्ड्स पहचानना भी आ जाएगा और रूल्स भी याद हो जाएंगे। तो बेहतर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बहुत सारे कॉमन एरर्स बनाइए और उससे रिलेटेड रूल्स को याद रखिए। इस वीडियो में मैं 10 कॉमन एरर डिस्कस कर रहा हूँ और सबके रूल्स अलग अलग होंगे, और आप लोग उस रूल्स को अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी से कॉमन एरर बना पाएंगे। और मैं अगली वीडियो में भी इसी तरह से 10 कॉमन एरर्स लाऊंगा और आपको डिस्कस करूंगा। और आप भी अगर कोई कॉमन एरर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले
फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव सीन अ मूवी यस्टरडे। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा आई हैव सीन अ मूवी यस्टरडे। इस सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या एरर है। अगर इस सेंटेंस में देखिए यस्टरडे को हटा दिया जाए तो आई हैव सीन अ मूवी, ये सेंटेंस सही है। इसमें एक वर्ड आया है यस्टरडे, तो अब आपको यस्टरडे से जुड़ा रूल्स जानना होगा। जैसे कि यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। देखिए स्क्रीन पे आपको जितने भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर वो सेंटेंस में यूज कर दिए जाएं तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। और देख लीजिए स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये सब अगर सेंटेंस में यूज हुए हैं तो वो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को अगर हम लोग को सुधारना है तो क्या करना होगा, यस्टरडे के कारण करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे के आने से इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में करना होगा। तो दूसरा सेंटेंस है मेक हेस्ट लेस्ट यू वुड मिस द ट्रेन। अब देखिए इस सेंटेंस में लेस्ट आया है। लेस्ट के बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा। लेस्ट एक कंजक्शन है और इसके साथ रूल है कि लेस्ट जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो इसके बाद जो क्लॉज आएगा उसमें नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस्ट एक जो है निगेटिव वर्ड है, ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निगेटिव वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते। स्क्रीन पे आपको वो वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते। और दूसरा लेस्ट के साथ एक और स्पेशल रूल है कि जिस सेंटेंस या क्लॉज के पहले लेस्ट आता है उसमें शुड आना जरूरी है। तो देखिए इस सेंटेंस में वुड आ गया है, इसीलिए यही एरर है सेंटेंस का। इसमें क्या होना चाहिए था, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे वुड की जगह शुड होना चाहिए था। दोस्तों तीसरा सेंटेंस है आई स्टार्टेड अर्ली विथ अ व्यू टू कैच द बस। ये सेंटेंस दिखने में सही लग रहा है, लेकिन इसमें एरर क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसके बाद हमेशा V4 का यूज़ होता है। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि हम लोग एक नियम जानते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 का यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए विथ अ व्यू टू आया है और स्क्रीन पे आपको जितने भी वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में तो टू है लेकिन इसके बाद हम लोगों को V4 का यूज़ करना है। तो ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रख लेंगे। जैसे इस सेंटेंस को अगर सुधारना होगा तो हो जाएगा आई स्टार्टेड अर्ली विथ अ व्यू टू कैचिंग द बस। यहाँ पे कैचिंग हो जाएगा कैच की जगह, क्योंकि विथ अ व्यू टू के साथ हमेशा V4 का ही यूज होगा। चौथा सेंटेंस है दोस्तों एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। इस सेंटेंस में बहुत सारे एरर्स हैं। मैं ये सेंटेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सारे एवरी वन से जुड़ा सारा एरर्स आपको बता सकूँ। देखिए एवरी वन, आइदर, नाइदर, ये सब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो हमेशा सिंगुलर होता है और इसके बाद ऑफ लगा के कोई भी नाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए सबसे पहले। और भर्ब जो होगा इसका सब्जेक्ट तो एवरी वन है, इसलिए इसके बाद जो भर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो क्या होना चाहिए, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन इट्स वर्क। मीन्स सेंटेंस को शुरू से अंत तक सिंगुलर ही ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए पॉजेसिव केस भी सिंगुलर होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सब सिंगुलर है और इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है और पॉजेसिव केस भी सिंगुलर ही आता है। तो सेंटेंस इस तरह से सुधार सकते हैं आप। दोस्तों पांचवा सेंटेंस है we will pack not only the material properly but will also deliver it to your valued customers। इस सेंटेंस में देखिए ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जहाँ पे कोरिलेटिव यूज होता है, इसको हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। इसमें क्या है कि आइदर और के बीच में क्लॉज या वर्ड्स आ सकते हैं, नाइदर नॉर के बीच भी आ सकते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच भी आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना होता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होता है। मतलब जितना आइदर और के बाद है उतना ही नाइदर नॉर के बाद भी होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम लोग सुधार किधर करें, शुरू में करें आइदर और के बाद करें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद करें या बट ऑल्सो के बाद करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बट ऑल्सो है, जो कोरिलेटिव है बाद वाला, उसके अनुसार पहले वाले को ठीक करते हैं।
तो देखेंगे कि बाद वाले के बाद में क्या है, तो बट ऑल्सो के बाद यहाँ डिलीवर आया है, मीन्स वर्ब आया है, और तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो ये सेंटेंस जो पैक है, इसमें जो सेंटेंस में पैक वर्ब आया है शुरू में, ये नॉट ओनली के पहले आ गया है, यही सेंटेंस का एरर है। सेंटेंस को सही सही क्या होना चाहिए था, वी विल not only pack the material properly but will also deliver it to your valued customers। means not only का यूज पैक से पहले होना चाहिए, क्योंकि but also के बाद verb आया है, तो verb से पहले but also आया है, इसीलिए not only भी verb से पहले आना चाहिए। इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इट इज हाई टाइम यू मेक अप योर माइंड अबाउट चूजिंग योर करियर। इस सेंटेंस में देखिए, जब भी हमारे सामने इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ द टाइम से सेंटेंस शुरू होता है, तो इसके बाद जो क्लॉज आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इसमें देखिए मेकअप है, ये गलत है, मेड अप होना चाहिए था। तो सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम यू मेड अप योर माइंड अबाउट चूजिंग योर करियर। तो इस सेंटेंस में यही एरर था कि इसको हम लोग को मेड अप करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, ही एंटर्ड इनटू द क्लास लेट। अब देखिए इस सेंटेंस में ये तो सही नजर आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में एरर क्या है कि बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते, और एंटर उन्हीं में से है। स्क्रीन पे आप देखिए, आपको जितने भी वर्ब नजर आ रहे हैं ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कभी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, और एंटर ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, एंटर के बाद इनटू नहीं होगा, he entered the class late। तो आपको ऐसे वर्ब याद करने होंगे जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड। अब इस सेंटेंस में देखिए कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिससे अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो इन्वर्जन हो जाता है, जैसे नो सूनर है, हार्डली है, स्कार्सली है। अब नो सूनर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इससे जब भी इस तरह से इन्वर्जन होता है तो कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्या क्या रूल है वो, पहला रूल कि जब भी इन्वर्जन होगा तो यानी कि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, जितने भी ये सब एडवर्ब हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, इन सब एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला नियम है कि इसके तुरंत बाद एक वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। मतलब नो सूनर डिड आया है तो सेंटेंस यहाँ पर सही है। अगर डिड से पहले अगर सब्जेक्ट आ जाता तो सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है हमारा, डॉक्टर। अगर नो सूनर के बाद डॉक्टर आ जाता तुरंत तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। नो सूनर डिड द डॉक्टर, तो यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। एंटर द हाउस, ये भी सही है। देन THEN देन का यूज हुआ है, द पेशेंट डाइड। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो को रिलेटिव का ध्यान रखना होगा आपको। को रिलेटिव क्या होता है, जो भी जिसका जो को रिलेटिव है उसके साथ वही यूज होगा। जैसे नो सूनर का को रिलेटिव है दैन, THAN दैन, तो जब भी नो सूनर से इन्वर्जन होगा तो दैन जरूर आएगा। हार्डली और स्कार्सली का वेन है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। हार्डली स्कार्सली के लिए वेन यूज करेंगे को रिलेटिव के रूप में, और नो सूनर के लिए दैन करेंगे। तो इस सेंटेंस का एरर क्या हो गया, दैन होना चाहिए था। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, देयर वेर ओनली 2 वॉरियर्स बट ईच एंड एवरी वॉरियर वॉज इक्वल टू 6 पर्सन्स। इस सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए ये सेंटेंस तो सही नजर आ रहा है। कॉमन एरर का मतलब यही होता है दोस्तों, ये सही लगता है, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक होता है। जनरली ये जो हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं सेंटेंस वैसा ही होता है, गलतियां नजर नहीं आती, लेकिन इसमें जो रूल होता है उसके अनुसार कुछ ना कुछ एरर होता है। जैसे देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देयर वेर ओनली 2 वॉरियर्स, देखिए 2 के बाद नाउन प्लूरल आया, सही है, वॉरियर्स। बट ईच एंड एवरी वॉरियर, अब ईच और एवरी के बाद वॉरियर आया है, एस नहीं लगा, ये भी सही है। वॉज इक्वल टू 6 पर्सन्स, 6 के बाद पर्सन्स आया, ये भी सही है। मतलब अभी तक ये सेंटेंस सही दिख रहा है। एरर क्या है,
ईच एंड एवरी, ये एक अलग वर्ड नजर आ रहा है ना, ईच और एवरी, इससे रिलेटेड एरर हम लोग देखेंगे कि आखिर ईच और एवरी में क्या फर्क है। ठीक है, तो ईच और एवरी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए। ईच और एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। तो जब भी ईच और एवरी सेंटेंस में यूज होता है तो कई बार ये अकेला यूज होता है, अकेला होगा तब भी ये सिंगुलर है, और कई बार ये नाउन के पहले यूज होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ये यूज होगा तो नाउन से पहले होगा। दोनों ही कंडीशन में ये सिंगुलर होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ईच और एवरी के साथ ये भी है कि अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया और दोनों एंड से जुड़े, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सिंटैक्स में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ये भी सिंगुलर ही होगा, इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट। तो ईच और एवरी के केस में हम लोग क्या जाने कि ये सिंगुलर होता है और इसके साथ हम लोग वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं और सेंटेंस को शुरू से अंत तक सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। मतलब पॉजेसिव केस भी सिंगुलर आता है, सब सिंगुलर रहता है। लेकिन एक दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? सेंस में तो ज़्यादा अंतर, थोड़ा बहुत अंतर होता है जो पता नहीं चलता, कहाँ पे ईच यूज़ करते हैं, कहाँ पे एवरी यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग ईच और एवरी को एक के जगह पे, एक दूसरे के जगह पे यूज़ कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होती और सही भी है ये। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर होना होगा ना। इस दोनों में जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो ये है कि ईच और एवरी जब सेंटेंस में यूज होता है तो एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होता है, जबकि ईच जो है वो दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है। मतलब दो से अधिक के लिए तो दोनों यूज हो सकता है, लेकिन दो के लिए हमेशा ईच यूज हो सकता है, एवरी कभी यूज नहीं होगा। और ये जो सेंटेंस हमारा है, देयर वेर टू वॉरियर्स है ना, तो वॉरियर्स कितने हैं? दो हैं। तो दो वॉरियर्स के लिए एवरी यूज नहीं होना चाहिए ना। तो इस सेंटेंस में यही एरर है, हम लोग सेंटेंस को सुधारते हैं। There were only 2 warriors, but each warrior was equal to 6 persons. मतलब कि each and every नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो ही लोगों की बात हो रही है, दो वॉरियर्स हैं, इसलिए एवरी यहाँ से हटाना होगा और ईच वॉरियर करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है बीइंग वाला। आप लोग देखते होंगे एक जैसे सेंटेंस है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, बीइंग अ गुड डे आई वेंट आउट। इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखने से सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन सेंस से बहुत बड़ा एरर है इस सेंटेंस में। तो हम लोग एरर क्या, कई बार होता है कि सेंस समझ नहीं आ रहा है या एरर ढूंढने में परेशानी हो रही है। एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ इसको पहचानने का। जैसे बीइंग अ गुड डे आई वेंट आउट, इसमें कॉमा दिख रहा होगा आपको। कॉमा से पहले और कॉमा के बाद एक वर्ड है, कॉमा के बाद क्या है? ही, और कॉमा से पहले क्या है? गुड डे। अब बताइए कि डे और ही एक ही चीज़ है? नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब भी कॉमा से पहले और कॉमा के बाद अलग अलग तरह का चीज़ होगा तो सेंटेंस को हम लोग इट बीइंग से शुरू करेंगे, और जब भी सेंटेंस में कॉमा से पहले और कॉमा के बाद एक ही जैसा चीज़ होगा तो सेंटेंस को बीइंग से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, बीइंग अ गुड बॉय ही वॉज रिवार्डेड। अब देखिए कॉमा से पहले क्या है? गुड बॉय, और कॉमा के बाद क्या है? ही, दोनों एक ही चीज़ है, तो सेंटेंस बीइंग से शुरू किया। और बीइंग अ गुड डे आई वेंट आउट, यहाँ देखिए कॉमा से पहले गुड डे है और कॉमा के बाद ही है। तो ये दोनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ड है, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे? इट से शुरू करेंगे, इट बीइंग अ गुड डे आई वेंट आउट। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम लोग कॉमन एरर बना लिए, ये 10 कॉमन एरर आप आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से जब भी हम लोग कॉमन एरर बनाते हैं तो गलतियां होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो कोशिश करेंगे कॉमन एरर को इसी तरह से बनाने का। आपके सुझाव बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो आपको अगर लगता है कि कॉमन एरर में या इस तरह के वीडियोज़ में और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अपने कॉमन एरर्स जो क्वेश्चंस कॉमन एरर के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमें भेजें। मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में शामिल करने का। और जितना ज़्यादा आप कॉमन एरर बनाएंगे, मेरी सलाह यही है कि आप कॉमन एरर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जितना ज़्यादा कॉमन एरर बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉमन एरर सही होने का चांसेस होगा। ये याद रखिए, कॉमन एरर में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अच्छे से कॉमन एरर बना लेते हैं, सीख जाते हैं, तो इसमें गलती नहीं होगी।
जो कंपटीशन के और भी टॉपिक हैं जिसमें आप कितना भी सीख लें गलती हो ही जाएगी, लेकिन कॉमन एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप अच्छे से सीखते हैं इसको तो गलतियां नहीं होंगी, न के बराबर होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जितना ज़्यादा कॉमन एरर बनाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आप कॉमन एरर बनाते रहें और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें फिर कॉमन एरर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।